बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब के बाद हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया। चैप्टर नंबर 1 को हमने कंप्लीट किया, उसमें हर टॉपिक को उसके न्यूमेरिकल के साथ हमने कंप्लीट किया। अब है चैप्टर नंबर 2 और इसमें सबसे पहला टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेसिकली एक इंग्लिश स्कूल टीचर है जॉन डाल्टन। 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और मेनली एक्सपेरिमेंट कर रहा था डिफरेंट सब्सटेंसेस के केमिकल कम्बिनेशन के साथ, कि चीज़ों को कैसे केमिकली कंबाइन किया जाता है। उस सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने अपनी ऑब्जर्वेशन एक थ्योरी की फॉर्म में थी, जिसे क्या कहा जाता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अगर आप बैकग्राउंड में जाएं, बेसिकली बहुत पुराने ज़मानों से ग्रीक्स के टाइम में वर्ड एटम यूज़ किया जाता रहा। 400 BC में भी वर्ड एटम यूज़ करते थे। बेसिकली ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था डेमोक्राइटस ने, और इसने कहा था कि मैटर का अल्टीमेट यूनिट एटम बनता है। लेकिन उस ज़माने में इसकी कोई इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं थी। और फिर 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में जॉन डाल्टन ने, जो बेसिकली एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कुछ एक एटम की डिटेल्स दी, और इसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का दूसरा नाम है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, यानी कि केमिकल फिलॉसफी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर एक नया सिस्टम। क्योंकि इससे पहले एटम के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं थी। इस साइंटिस्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम आकर साइंटिस्ट को एटम के बारे में एक डिटेल दी। दैट इज़ वाई इसकी थ्योरी को कहा जाता है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इसके मुताबिक डाल्टन की थ्योरी का जो सबसे पहला और अहम पॉइंट है वो ये कहता है कि एवरी मैटर ऑफ यूनिवर्स का हर मैटर एक स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उस पार्टिकल को कहा जाता है एटम। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि एवरी मैटर इन यूनिवर्स इज composed of tiny small particle called atoms। ये पहला उसका पॉइंट है कि यूनिवर्स में हर चीज एटम से मिलकर बनी होगी, चाहे वो चीज किसी ही नेचर की क्यों ना हो। उसने लफ्ज यहां पे यूज किया है मैटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस एवरीथिंग इन यूनिवर्स, हर चीज यूनिवर्स में एटम से मिलके बनी होगी। ये पहला उसका पॉइंट। दूसरा इस थ्योरी का पॉइंट ये है कि वो अब इस एटम को एक्सप्लेन करता है कि एटम खुद क्या है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन कि एटम एक सॉलिड इनडिविजिबल पार्टिकल है, कि आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते डाल्टन के मुताबिक। ये दूसरा उसका पॉइंट है कि एटम इज इनडिविजिबल, यानी कि इसका मतलब ये है कि एटम बताते खुद इतना एक्सट्रीम स्मॉल पार्टिकल है कि ये फर्दर और स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड नहीं हो सकता। ये दूसरा पॉइंट था डाल्टन का कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये खुद किसी और पार्टिकल से मिलके नहीं बना हुआ। तीसरा इसका पॉइंट ये था कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो कि मैंने शुरू में बात की थी कि डाल्टन बेसिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस के केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहा था। अब वो ये कहता है कि चीज़ें जब केमिकली कंबाइन होंगी तो उस केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो मेन एंटिटी इन्वॉल्व होगी दैट इज एटम। तो हर केमिकल रिएक्शन में जो रीअरेंजमेंट होगी वो किस वजह से होगी, एटम की वजह से। तो हम ये कहते हैं कि एटम इज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उनमें एटम इन्वॉल्व होगा। ये उसका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट उसकी थ्योरी का ये था कि अगर आप एक एलिमेंट के एटम को देखें वो दूसरे एलिमेंट के एटमों से डिफरेंट होंगे, लेकिन एक एलिमेंट के अपने एटम तमाम एक जैसे होंगे।
यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के जितने एटम होंगे वो ऑक्सीजन सिमिलर एटम होंगे, ठीक है, कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे तमाम प्रॉपर्टीज में सिमिलर होंगे, उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक वेट, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं एक एलिमेंट के अगर एटम है तो उनकी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो हम ये कहेंगे कि एटम ऑफ वन एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट आर similar in all respects। all respects का मतलब है कि वो तमाम प्रॉपर्टीज में एक दूसरे के जैसे ही होंगे। तो पांचवा पॉइंट इसका ये था कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटमों से डिफरेंट होंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि एटम ऑफ वन एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट are different from another। कि एक एलिमेंट के एटमों को देखें तो वो दूसरे एलिमेंट के एटमों से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे हम देखें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एलिमेंट और सॉरी ऑक्सीजन के एटम नाइट्रोजन के एटम से डिफरेंट होंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, ये तमाम प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट है वो ये कहता है कि यही एटम एक दूसरे के साथ एक डेफिनेट रेशो में कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेंगे वो एटमों से मिलकर बनेंगे। तो हम ये कहते हैं कि नंबर 6 पॉइंट इसका ये है, एटम कंबाइन इन definite whole number ratio to form compound। एटम डेफिनेट होल नंबर रेशो में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। जैसे देखें ये एक कंपाउंड है H2O, अब इसमें क्या है 2:1, 2:1। हमेशा जब हम 2:1 को कंबाइन करेंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटमों की रेशियो हो और 1 ऑक्सीजन के एटमों की रेशियो हो तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये इस पॉइंट का मतलब है कि एटम हमेशा होल नंबर रेशियो में, एक फिक्स होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाएंगे। तो ये थी डाल्टन की जो थ्योरी, जिसमें उसने एटम को एक्सप्लेन किया, साइंटिस्ट को एटम के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया और साइंटिस्ट के लिए एक नई राह खोल दी। अब इसके बाद साइंटिस्ट की जो सारी की सारी तगोदो थी या जो सारी की सारी कोशिशें थी, स्ट्रगल्स थी, वो एटम के ऊपर लग गई। क्या है, ये जो डाल्टन ने एटम की बात की, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? अगर एग्जिस्ट करता है तो आया वो ये बात कि ये ठीक बात इसने बताई है या नहीं है? तो इसके बाद जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थे, साइंटिफिक कंसिडरेशंस थी, उन्होंने एक नई राह देख ली। डाल्टन ने साइंटिस्ट को एक नया रास्ता दे दिया कि इस फील्ड में भी काम किया जा सकता है।